चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है आपका भारत की मृदा या मिट्टी। ठीक है, जैसे मैंने कल चर्चा किया था कुछ चट्टानों के बारे में कि चट्टानें कैसे बनती हैं, भारत में कैसे बनी हैं, किस किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो उसी तरह से हम लोग आज मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होगा जितनी भी मिट्टियाँ आप लोग देखते हैं, चाहे वो गांव में हो इस समय कोई या कोई शहर में हो, जितनी भी मिट्टी आप लोग देखते हैं वो सब मिट्टी कहीं ना कहीं चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। ठीक है, चट्टा जैसे जो मिट्टी देखा होगा, सुना होगा कभी, लाल मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल पीली मिट्टी, कहीं जो है लेटराइट मिट्टी। तो ये मिट्टियों का रंग चट्टानों के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे बेसाल्ट मैंने बताया था, तो बेसाल्ट चट्टान जो है वो ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो उसके टूटने से मिट्टी कौन सी बन गई? ब्लैक सॉइल बन गई। तो याद रखना, मिट्टी के निर्माण में सबसे जो पहला जो कारण होता है, जो सबसे पहला आधार होता है, वो हमेशा चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो चट्टान ही ऐसी चीज है जो मिट्टी के निर्माण में योगदान करती है। ठीक है, लेकिन मिट्टी का निर्माण एक दिन में नहीं होता है। मिट्टी के निर्माण के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, मिट्टी का निर्माण होने में। ठीक है, तो इसलिए मिट्टी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, भारत की मिट्टी पढ़ेंगे, मिट्टी का कैसा निर्माण कैसे होता है, मिट्टी का और चीज़ें उससे जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ेंगे, और भारत में मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है, उनकी चर्चा हम एक एक करके करते चलेंगे। ठीक है, एक एक चर्चा हम यहाँ करेंगे, और ये भी बताएंगे आपको कि कैसे जो है मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, मिट्टी के निर्माण में योगदान करने वाले प्रमुख जो है सहायक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, और मिट्टी जो है कितने रंग की हो, मतलब कितने प्रकार की होती है, और उन प्रकारों में उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उन सब की हम चर्चा एक एक करके शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ एक दिया होगा मिट्टी की परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे दिया, सॉरी, मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है इसके बारे में चर्चा पहले कर लेते हैं। भारत की मिट्टी, हम भारत की मृदा पढ़ेंगे, बाकी जो एक चैप्टर अभी इसमें और है विश्व की मृदा। ठीक है, तो विश्व की मृदा भी चैप्टर वो आगे आएगा, आपको बताया जाएगा। तो भारत की मृदा पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो विश्व की मृदा का होगा। तो दोनों मृदा एक साथ हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, मृदा है क्या, मिट्टी है क्या। तो ध्यान से समझना कि मृदा जो होती है वो धरातल पर चट्टानों के खंडित और चूर चूर होने से बनी वह पतली परत होता है, जिसमें पेड़ पौधे उगते या उगाए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि मिट्टी के निर्माण में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है चट्टान। चट्टान अगर नहीं होगा तो मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि मिट्टी के निर्माण में सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है चट्टान। अगर चट्टान नहीं होगी तो मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, और इन्हीं चट्टानों पर ही मिट्टी का रंग निर्भर करता है, उसके प्रकार उसके गुण निर्भर करते हैं। ठीक है ना। मिट्टी में बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे जैविक तत्व पाए जाते हैं, सब एक एक करके हम चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग कभी कभी देखा होगा मिट्टी में खरपतवार, जो खेतों में बहुत सारे घास वास जम जाती हैं, उनको हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, या मृत जीव कोई हो गया, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, कोई जीव हो गया, या पेड़ पौधे जब सड़ गल जाते हैं तो उनके भी अवशेष जो होते हैं उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो खरपतवार और मृत जीवों के सड़ने गलने से उसमें जीवाश्म भी मिलते रहते हैं। तो जितना जीवाश्म मिलेगा उतना ही मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, उतना ही नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी और उतना ही मिट्टी वो उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, जिसे यहाँ दिया है कि जीवाश्म की मात्रा जितनी अधिक होगी वह मृदा उतनी ही उर्वरक या उपजाऊ मृदा कहलाती है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान साइड में जब बारिश नहीं होती है तो पेड़ पौधे वहाँ बहुत कम होते हैं, वहाँ घास पात कम होती है, तो मिट्टी में जो है सड़ने गलने वाली पद्धति नहीं हो पाती है। इसलिए देखा होगा वहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी होती है हमेशा जो है, और वहाँ पे मोटी मिट्टी होती है, जिससे वहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है कि मिट्टी के निर्माण के लिए जो है क्या क्या तत्व बहुत जरूरी होते हैं। एक एक करके हम उसकी सबकी चर्चा करेंगे, हम सब मैप बना के उसको समझेंगे, मैप बना हुआ है। ठीक है, एक एक करके हम चलते हैं आगे। फिर यहाँ दिया है, यह कृषि के लिए आधारभूत संसाधन है। हम कृषि तभी कर सकते हैं जब हम जो है मृदा हमारे पास हो, और अच्छी मृदा होगी तभी हमारे यहाँ कृषि हो सकती है, नहीं तो कृषि नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मृदा की परिभाषा क्या है।
तो मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने उसमें वनस्पति और जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित प्रक्रियाओं तथा समय की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। ठीक है, मतलब इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे चट्टानों का विखंडित होना, वनस्पतियों और जीव जंतुओं के सड़ने गलने, उसमें सड़ने गलेंगे तो उसमें मिलेंगे, तथा जलवायु की क्रिया। जलवायु क्रिया में क्या आता है, जैसे वर्षा होती है, तापमान होता है, आर्द्रता होती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो ये सब मिल करके मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं, जलवायु की क्रियाएं भी करती हैं योगदान। ठीक है, इससे निर्मित प्रक्रियाओं तथा समय, हर मृदा के निर्माण में समय लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मृदा आज ही बन के तैयार हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, मृदा के निर्माण में काफी समय लगता है। तो समय के साथ मृदा का निर्माण होता है, तो उसी को कहा जाता है। ये परिभाषा इसलिए दी गई है। तो कभी भी अगर मेंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, प्री में भी ये क्वेश्चन आएगा और मेंस में आएगा, दोनों जगह पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत बेसिक टॉपिक है। अगर आप देश की कृषि, देश की मृदा, देश की जो है चट्टान और उनके रूप और पर इन सब चीज़ों को अगर नहीं जानेंगे तो आगे का जितनी भी क्लासें होंगी उसमें आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बात कहाँ से हो रही है और कहाँ की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए सॉइल को और नदियों को, इन सबको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना, उसको याद करना, कहीं कोई डाउट हो तो उसको तुरंत पूछना। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि मृदा का निर्माण होता कैसे है। तो याद रखना, मृदा के निर्माण के लिए 5 आधारभूत कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। मृदा निर्माण के लिए 5 आधारभूत कारक होते हैं जिनके द्वारा हमारी मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि मृदा का निर्माण के लिए सबसे जरूरी जो है वो है मूल चट्टानें। अगर चट्टान नहीं होगी तो मृदा का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वही चट्टान ही होती है जो टूट करके अपक्षय होकर के, अपक्षय कर मैंने बताया था आपको, अपक्षय होकर के और मृदा का निर्माण शुरू करती है। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि उसमें चट्टान टूटती है। ठीक है, चट्टान के बाद दूसरा होगा उच्चावच। उच्चावच मतलब होता है ऊंची नीची भूमि। ऊंची नीची जब भूमि होगी तो वहां पर क्या होगा कि बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पतियां, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे जो है चट्टाने, उनके टूटने और उनके बनने की प्रक्रियाएं होती हैं। तो उच्चावच मतलब होता है ऊंची और नीची भूमि को हम उच्चावच बोलते हैं। ठीक है ना, ये जरूरी है। तीसरा है जलवायु के घटक। जलवायु घटक में क्या क्या आएगा अभी मैंने बताया। तो वनस्पति उसमें आएगा क्या, तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ठीक है, वायु, पवन, ये सब मिल करके मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं। जैसे अगर चट्टान टूटेगी तो चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में योगदान कौन करेगा, तो अब जलवायु के घटक करते हैं। जैसे वर्षा करती है, जैसे जल करते हैं, जैसे पवन करती है। चट्टान टूटेगी कैसे, तो वो भी सूर्य के प्रकाश और वर्षा, तापमान के कारण ही चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, चटक उसमें चटक पड़ जाता है। तो ये सब मिल करके मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं। इसके अलावा एक है वनस्पति। वनस्पति को हम लोग बोलते हैं जैव तत्व। बहुत सारी देखा होगा घास पात को मिट्टी में फेंक देते हैं और 10-15 दिन के बाद देखा होगा कि वो मिट्टी में सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो भी मिट्टी के भाग बन जाते हैं और वो उपजाऊ बन के मिट्टी को और अधिक उपजाऊपन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखा होगा कि गाँव में भी जो है खेतों में जो है वनस्पतियों को और जो पेड़ों की पत्तियां उत्तियां होती हैं उनको काट के उसी में फेंक देते हैं, या गोबर की खाद फेंक देते हैं। तो गोबर की खाद भी जैविक जैविक है ना, ये भी वनस्पतियों से होता है। क्योंकि जो पशु होते हैं, जहाँ पशु रखे जाते हैं उसमें जो है पराली या गन्ने की पत्तियां ये सब रखी जाती है जिसपे पशु बैठते हैं और फिर उस पे वो जो है उसको निकाल करके खाद के रूप में यूज किया जाता है। तो वो भी मिट्टी में जाके मिल जाती है। तो मिट्टी के निर्माण में वनस्पति का योगदान है। अगर वनस्पति जितनी मिलेगी, जितना उसमें जैव तत्व मिलाएंगे, उतना ही मिट्टी उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, इसलिए गाँव के लोग देखा होगा आजकल हमारे यहाँ जैविक खेती का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कि जैविक खेती की ओर ध्यान दिया जाए। जैविक खेती में वही होता है कि रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खादों का यूज किया जाए। जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उनको सड़ा करके खाद बनाना, खरपतवार को सड़ा के खाद बनाना,
या फिर गोबर ये पशुओं के गोबर से जो है खाद बनाना, ठीक है। और जो घर के कूड़ा करकट जो कूड़ा होते हैं, जो जिससे सब्जी हो गया, जैसे फल हो गया, जो उनके छिलके होते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज और कार्बनिक रूप से उसको जो है हम खाद बनाते हैं और उसका भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से वनस्पतियों की जो जैविक खेती है आजकल, इसी को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारी जो मृदा है वो रासायनिक जो है रासायनिक उर्वरक के कारण वो अनुपजाऊ होती चली जा रही है और उसमें कई तरह की अन्य प्रॉब्लम खड़ी होती चली जा रही है। इसीलिए आजकल सरकार का जोर है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। और आपको पता होगा कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन हो गया है जहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक खेती होती है, तो वो है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में अब केवल जैविक खेती होती है, वहाँ रासायनिक खेती होती भी नहीं है। और दूसरा उसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि सिक्किम बहुत छोटा स्टेट है, वहाँ पर्वतीय खेती होती है, पर्वतों पर खेती होती है छोटे छोटे। तो वहाँ के लोगों ने रासायनिक खाद के स्थान पर गोबर की खाद या जैविक खाद का यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और पांचवा है समय। किसी भी मृदा के निर्माण में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समय ऐसा मत समझना कि चट्टान और जलवायु घटक उसमें वनस्पति सबको मिला दे और मिट्टी का निर्माण हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए समय चाहिए। क्योंकि समय क्यों चाहिए? क्योंकि वनस्पतियों के सड़ने गलने में भी समय लगता है, ठीक है ना। कभी वर्षा होती है, कभी वर्षा नहीं होती है, तो कभी चट्टान टूटती है, कभी चट्टान नहीं टूटती है। चट्टान के टूटने में लग जाते हैं कम से कम 25-30 वर्ष चट्टान के टूटने में ही लग जाते हैं। तो इस तरह से मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगे हैं, ठीक है। लाखों वर्ष में ये मृदा का निर्माण हुआ है जो आज मृदा आपके सामने है। चाहे वो पार्क में हो, आप देखा होगा, चाहे वो आपके खेतों में हो, तो मृदा कहीं ना कहीं चट्टानों के टुकड़ों से ही बन के यहाँ तक पहुंची है हमारे पास तक, ठीक है। अब मृदा के निर्माण का हमने जो है एक यहाँ एनसीईआरटी का मैप दिखा दिया है, क्लास 9th के एनसीईआरटी का ये मैप है। ये मैंने वहाँ से कॉपी किया जिससे आपको समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी का महत्व क्या होता है। और एनसीईआरटी बच्चों के लिए बनाई जाती है। तो एनसीईआरटी में छोटी छोटी बातों को वहाँ बहुत अच्छे से बताते हैं कि जिससे जो है बच्चों को समझ में चीज़ें आए। तो बच्चों, हम भी ये बच्चे ही हैं और हमें भी ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब गौर करना, चट्टान जैसे सबसे पहला नंबर 1 पे क्या होगा? चट्टान होगा। चट्टान में जनक शैल होती हैं, रंग होता है गठन, रासायनिक गुणसूत्र, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। पारगम्यता मतलब होता है कि मिट्टी में कितना भुरभुरापन हो। अब चट्टान पे वो निर्भर होता है कि किस मृदा में कौन सा खनिज पाया जाता है। ये अगर चट्टान में जो खनिज पाया जाएगा वही 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 उस टूटेगी चट्टान, तो वही जो खनिज होगा वो मृदा में भी पाया जाएगा। तो मिट्टी का रंग देखो, यहाँ मिट्टी का रंग, उसका गठन, उसका रासायनिक गुणसूत्र और खनिज, ये सब किस पर निर्भर करता है? चट्टान पर निर्भर करता है। जहाँ अभी आएगा, अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो वहाँ बार बार आएगा कि किस मृदा में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो खनिज का पाया जाना और खनिज का ना पाया जाना दोनों किस पर निर्भर करता है? चट्टानों पर ही निर्भर करता है। अगर किसी भी चट्टान में खनिज की मात्रा ज्यादा है तो उस मृदा में खनिज की मात्रा ज्यादा होगी, तो वो मृदा अधिक उपजाऊ मानी जाएगी। लेकिन जिस मृदा में खनिज की मात्रा कम होगी, वो मृदा भी जो है, वो चट्टान भी जो है, खनिज की मात्रा अगर कम हुई तो वो मृदा भी कमजोर मानी जाएगी और उस मृदा में जो है वो अनुपजाऊ मानी जाएगी या कम उपजाऊ मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा है उच्चावच। उच्चावच तुंगता। तुंगता मतलब होता है, कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं तुंगता क्या है। तुंगता मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई को तुंगता कहते हैं। तो तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती हैं। अगर ढाल ना हो तो पानी गिरेगा तो ढाल के अनुरूप ही बहेगा ना, तभी तो जल क्या होगा, उस चट्टान को काटेगा। अगर हर जगह ऐसे हो, उच्चावच ना हो, हर जगह समतल भूमि अगर पाई जाए तो जल और किसको काटेगा? चट्टान को काट नहीं पाएगा। तो इसलिए उच्चावच का होना बहुत आवश्यक है। अगर उच्चावच होता है तभी नदियां जो है पर्वतों के चट्टानों को काटती हैं और उससे जो है चट्टान टूटते हैं और मृदा का निर्माण होता है, जैसे हमारे यहाँ जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ये अब समझ में आ गया होगा कि उच्चावच कितना इंपॉर्टेंट है मृदा के निर्माण में, ठीक है। अगर ऊंची नीची भूमि होती है तो उसको चट्टान को टूटने में जल्दी लगता है और चट्टान जल्दी टूट के आगे बढ़ती है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है जलवायु के घटक। जलवायु के घटक क्या क्या होते हैं? तो जिससे जलवायु में तापमान हो गया, वर्षा हो गया,
अपक्षय हो गया, अपक्षय मैंने बताया ना चट्टानों का टूटना, ये भी जलवायु घटक माने जाते हैं। ह्यूमस हो गया, ह्यूमस मतलब होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जितना भी ह्यूमस की मात्रा जितना होगी उतना ही उस नाइट्रोजन ज्यादा होता है, उतना नमी ज्यादा होती है, उतना मिट्टी उपजाऊ होती है। तो ये सब चीजें जो है कब किस पर निर्भर करती हैं, जलवायु घटक पर निर्भर करती हैं। अगर तापमान ना हो तो देखा होगा, अगर तापमान हमारे यहाँ ना हो तो बीज जो मिट्टी में हम डालते हैं वो अंकुरित ही ना होगा, अंकुरित नहीं हो सकता। जैसे घर में आप देखते होंगे चना, चना हम जब रखते हैं, मूंग रखते हैं खाने के लिए, तो उसको कपड़े में लपेटते हैं, और जब कपड़े में लपेटते हैं तो उसमें तापमान अंदर रह जाता है, और इसीलिए देखो बीज तुरंत निकल आता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो है तापमान का होना, दूसरा वर्षा का होना, वर्षा नहीं होगी तो अपक्षय नहीं होगा, अपक्षय नहीं होगा चट्टान टूटेगी नहीं, और चट्टान नहीं टूटेगी तो फिर जो है वो अपरदन नहीं होगा और नई मृदा का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए मृदा के निर्माण में जलवायु घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है वनस्पति। वनस्पतियों के बारे में भी मैंने चर्चा किया था आपसे सबसे। ठीक है, तो वनस्पतियों की हम बात करें तो वनस्पति और प्राणी जात और सूक्ष्म जीव और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मैंने वही बताया कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव की जीवाणु होते हैं जो वनस्पतियों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, और वो सब गला करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस मतलब वही नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊपन बनी रहती है। तो इसलिए वनस्पतियों का होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा समय, समय बहुत जरूरी है मृदा के निर्माण के लिए। जैसे समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। अब परिच्छेदिका क्या है, अभी थोड़ी देर में इसको बारे में बताता हूं मैं। ठीक है, तो समय बहुत जरूरी है मृदा के निर्माण के लिए। ठीक है, तभी मृदा की मोटाई और उसकी जो है मोटाई का ज्यादा होना, मोटाई का कम होना, ये मृदा का तभी पता चलता है जब समय के साथ में। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में जो से मैंने कॉपी किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मृदा के निर्माण की जो है जो 5 अवस्थाएं हैं, पांचों अवस्थाओं को मैंने चर्चा कर दी है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में सोचना है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे, याद करेंगे, सोचेंगे, याद करेंगे, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगी। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी होती है और जो भौतिक होता है, जो फिजिक्स होता है, इन दोनों चीज़ों को बहुत लोगों को बहुत डर लगता होगा ज्योग्राफी में कि क्या पता नहीं क्या, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार, और भौतिक विज्ञान एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया तो जीवन भर कभी भूलेगा नहीं है। ठीक है, कभी नहीं भूलता है, चाहे जो हो जाए। आप इतिहास भूल सकते हैं, इतिहास में बहुत सारे सन होते हैं, बहुत सारे डेट होती हैं, बहुत सारे युद्ध होते हैं, बहुत सारे युद्ध के राजा होते हैं, तो आप उसको भूल सकते हैं, वहां पे भूलते भी होंगे। पोल्ट्री भूल सकते हैं, पोल्ट्री में आर्टिकल होते हैं वो भूल जाते हैं आप। ठीक है, और जो है और वही सब्जेक्ट है जिसमें आप इकोनॉमिक्स में भूल जाते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको जो है प्रभावित करती है, क्योंकि वो सब करंट अफेयर, कुछ चीजें करंट अफेयर से जुड़ी होती हैं, वहां हमें जोड़ना पड़ता है। लेकिन ज्योग्राफी ऐसा चीज है जो बिल्कुल सेट है, हर चीज सेट है कि यहाँ ये ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी अगर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी चक्कर लगाएगी, कैसे, पश्चिम से पूरब की ओर। ऐसा नहीं होगा कि अब इस डेट से आज 1 मई है तो 1 मई से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये ज्योग्राफी जो है ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही आपका इसमें मन लगता है, और जो एक बार अच्छे से पढ़ लेता है फिर उसका मन यहाँ से कभी हटता नहीं है, उसको मजा आता है। ठीक है, तो हमें सीखना है, ठीक है ना, सीखने के पर्पज से हमें काम करना है, तभी हम चीजें को समझ पाएंगे और चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे से करना, कहीं कोई डाउट हो तो उसको पूछना। और ये अब याद रखना कि मिट्टी के निर्माण के 5 प्रमुख तत्व हैं, कौन कौन से, मैंने सबको लिख दिया है, आपको उनको याद रखना है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है मृदा परिच्छेदिका, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है मृदा को। ठीक है, मृदा जो है लिखा है यहाँ पे कि किसी भी मृदा की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का लंबवत खंडन मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। मृदा की 4 परतें सहास्तर पाया जाता है, इसको सहास्तर लेयर भी बोलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी मृदा जो है, आप गांव में देखो, ये ऐसे मृदा ये बनाया गया है मैप समझाने के लिए आपको, इसी को बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। आप लोग गाँव में रहते हैं, बहुत सारा पेड़ भी लगाया होगा आप लोगों ने, हो सकता है पेड़ कुछ लोग ना लगाए हों,
हो सकता है कुछ लोग लगाए हों। तो गड्ढा कभी आपने अगर गांव में रह करके खोदा होगा तो देखा होगा, गड्ढा जब खोदते हैं तो शुरू में भुरभुरी मिट्टी रहती है, ऊपर घास रहती है, फिर भुरभुरी मिट्टी होती है। कभी पार्क में जाना, अगर प्रयोग करके देखना, फिर गड्ढा खोदते हैं, फिर और नीचे जाते हैं जब, तो और नीचे जब हम जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि मिट्टी का और रंग बदल जाता है अचानक, और उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम नीचे जाएं मृदा, तो उसमें और बड़े कण दिखाई देंगे। तो ये मिट्टी का यही प्रोफाइल बनाया गया है आपको समझाने के लिए। जैसे मिट्टी के 4 मुख्य स्तर या पाए जाते हैं, 4 लेयर पाया जाता है, ए, बी, सी और डी। इसको हम का, खा, गा और घा, हिंदी में भी ऐसे यूज किया गया है एनसीईआरटी में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले घा से शुरू करते हैं, डी से शुरू करते हैं हम। देखो, डी वाले क्षेत्र में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया इन्हें आधारी चट्टान कहते हैं। मृदा निर्माण के लिए सबसे जरूरी क्या है? आधारी चट्टान डी, सबसे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। अब बड़ी चट्टान का अपक्षय होगा, तो अपक्षय होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगी ना, तो वो हो गया आपका कौन सा? सी लेयर। अब देखो, यहाँ चट्टान बड़ी है, यहाँ चट्टान थोड़ा छोटी हो गई, ठीक है। ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ये हो गया अपक्षय। अपक्षय चट्टानें हो गई जो टूट टूट करके अलग टूट के बट बट गई। इसके अलावा अब तीसरा जो सेकंड लेयर है डी, बी, जो बी है उपमृदा कहलाती है। उपमृदा मतलब ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। अब देखो, यहाँ मृदा बन रही है और बीच बीच में की चट्टानें भी हैं, देखो टुकड़े भी हैं इसमें, ठीक है। और सबसे ऊपर जो मृदा है वो है आपका कौन सा? तो आपका है ए, ठीक है। वो आपकी ए वाली मृदा है जो आपको ऊपर दिख रही होगी, ठीक है। जो ऊपर आपको दिख रहा होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल जो है ऊपर वाली जो मृदा है, देखिए यहाँ पे घास या पेड़ पौधे उगे हुए हैं। इसी ऊपर वाली जो हल्की मोटाई है इसी को हम बोलते हैं ह्यूमस बोलते हैं, और ए स्तर को हम लोग मृदा बोलते हैं। मृदा की मोटाई जो है देखो इतनी है, और ये मृदा के ऊपर ही बारीक अवसादों से बना हुआ है मृदा। अब देखो, पेड़ पौधों की जड़ें इसके अंदर भी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें इस अंदर बी लेयर तक भी चली जाती हैं। देखो यहाँ बी लेयर तक भी जड़ें पहुंच गई हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक भी चली जाती हैं। तो ये मृदा का प्रोफाइल है, ये आप इसको ध्यान से समझ लेना। 4 लेयर में मृदा बनी होती है। ये हम लंबवत विभाजन की बात कर रहे हैं, मृदा के लंबवत की, ठीक है, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए और कहीं कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, ये पूरा प्रोफाइल बना दिया गया, आप समझ भी गए होंगे कि सबसे पहले नीचे होगा कौन सा? तो सबसे नीचे होगा आधारी चट्टान, ठीक है। फिर उसके ऊपर कौन होगा? फिर उससे छोटी चट्टान, फिर उससे ऊपर छोटी चट्टान, और फिर उससे छोटी चट्टान। तो ऐसे से चट्टानों को मिला करके ही हमारी मृदा का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये प्रोफाइल है, मैंने बना दिया है। और इसी प्रोफाइल को एनसीईआरटी में भी बनाया गया है। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में, ये आपको बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया है। आपके ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप देखो, यहाँ बच्चों को समझाया गया है। कैसे समझाया गया है कि ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है, देखो ये वाली जहाँ घासें जमी हुई हैं पूरी। फिर उसके नीचे बालू, गाद, क्ले से इसके साथ उपमृदा है, अभी मैंने बताया था, ठीक है। इसके बाद अपक्षय चट्टानी पदार्थ है, और फिर जनन पदार्थ है। देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो ये बच्चों को समझाया गया है प्रोफाइल। तो ये हमें ऐसे छोटे छोटे एनसीईआरटी अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं और इन छोटे छोटे पॉइंट को अगर हम पकड़ते हैं तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं? बिल्कुल आसान हो जाती हैं। तो ये क्लास 8 की एनसीईआरटी में है। क्लास 8 की एनसीईआरटी में ये मैप बनाया गया है, और जो ये वाला मैंने बनाया है ये भी क्लास 8 की एनसीईआरटी में है, सॉरी, ठीक है। क्लास की 8 की एनसीईआरटी में आपको दोनों वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर के देखना तो आपको वहाँ चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये देखो मैं बनाया गया, प्रोफाइल को यहाँ पे दिखाया गया। तो मैंने इसको सोचा कि आपको इसको दिखाया जाए, जिससे आपको ये पता चले कि अच्छा ऐसा भी जो है मैप बनाया गया है एनसीईआरटी में समझाने के लिए बच्चों को, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो लिखा भी है कि किस लेयर में क्या है। तो सी लेयर तीसरे स्तर है, इसमें अब 6 चट्टानें पाई जाती हैं। डी लेयर है या जनन चट्टानें अथवा आधारी चट्टानें होती हैं, जहाँ से मृदा के निर्माण की प्रक्रिया
प्रारंभ होती है, ठीक है ना। तो इसी स्तर को यहाँ पे समझाया गया है कि करके, जिससे आपको समझ में पूरी बातें आ जाए, ठीक है। तो मृदा के निर्माण, अगर हम मृदा पढ़ते हैं तो पहले मृदा कैसे बनती है और मृदा में कौन कौन से लेयर होते हैं, सब चीज़ों को हमें जानना क्या है, बेहद जरूरी है। ये हम नहीं जानेंगे तो हम मृदा के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में मृदा के प्रकार, ठीक है। अब अगर भारत में मृदा के प्रकार की बात करें तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर भारत में जो मृदा है उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? उसको हम 8 भागों में बांटे हैं, यहाँ देखो। लेकिन ये बांटने वाला काम किसने किया, ठीक है। तो याद रखना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये लिख लेना आप लोग कहीं। तो जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये वही है जो भारत की मिट्टियों को 8 भागों या 8 प्रकारों में बांटा है, ठीक है। 8 प्रकारों में बांटा है, इसको हमें जानना है, ठीक है। अब हमें 8 प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दे, क्या कभी कहीं भी आ जाए कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो 8 प्रकार हैं। ये बात आपको याद रखना है। पहली मृदा जो है वो है जलोढ़ मृदा, यह है दोमट मृदा। इसे जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं और दोमट मृदा भी बोलते हैं। तो इसके 2 नाम हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसके जो है 2 नाम कहाँ से आ गए। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो दोमट मृदा या जो है इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। इसके बारे में अभी डिटेल से मैं बताता हूँ एक एक करके। दूसरा है काली मृदा। काली मृदा को कई नामों जाना जाता है। मैंने पहले बताया था कि लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट बनती है और बेसाल्ट के ठंडा होने से जो है काली मृदा बनती है। मैंने बताया था, अभी आगे बताऊंगा फिर से। तो एग्जाम में याद रखना कि काली मृदा के कई नाम हैं, चाहे वो काली मृदा पूछे, इसी को बोलते हैं लावा मृदा। लावा मृदा भी काली मृदा के नाम से संबोधन किया जाता है। तो आप लोग कोई डाउट मत रखना, ना कंफ्यूज होना। तो काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेसाल्ट मृदा, इसको बेसाल्ट मृदा भी बोला जाता है, इसको कपासी मृदा भी बोला जाता है और इसको रेगूर मृदा भी बोला जाता है। कपासी मृदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए इसको हम कपासी मृदा बोलते हैं। इसके अलावा इसको रेगूर मृदा भी बोला जाता है। रेगूर मृदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में जो कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उस छोटे छोटे कणों को हम बोलते हैं रेगूर बोलते हैं। तो इसको रेगूर मृदा भी बोलते हैं, ठीक है, काली मृदा को ही। अब एक बात सब लोग बहुत ध्यान समझना कि काली मृदा जो है इसको 5 नामों से जाना जाता है। 5 नाम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 नाम को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों के कई नाम होते हैं टिंकू पिंकू, ऐसे ही काली मृदा के कई नाम है। तो कोई भी नाम पूछा जाए तो आपको उन सबके नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है जो है अगला है आपका लाल मृदा, ठीक है। अगला है आपका लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लाल और पीली मृदा जो है ये हमारी जो है भारत में ये पठारी क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल और पीली मृदा, इसके बारे में जानना है। फिर लेटराइट मृदा जानना है। फिर इसके बाद में पर्वतीय मृदा क्या होती है जानना है। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है जानना है। लवणीय और क्षारीय मृदा क्या होती है जानना है। और पीट या जैविक मृदा किसे कहते हैं ये जानना है। तो इन 8 प्रकार की मृदा में भारत की मृदा को बांटा गया है और उनको अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। सबको भी एक एक करके हम दिखाते हैं। और उस मिट्टी को बांटने का काम किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ही है जो भारत की मृदा को अलग अलग भागों में बांटा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मैप बनाया गया है, मिट्टी को बांटा गया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। मृदा को देखो 8 भागों में बांटा गया है। एक ये एनसीईआरटी का मैप है, मैंने वहां से ले करके बनाया है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जो ये वाला क्षेत्र है ये है पर्वतीय मृदा का, ये पूरा पर्वतीय मृदा का क्षेत्र है। ये देखो ये पर्वतीय मृदा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला है, जो डॉट डॉट बना हुआ है, ये है आपका जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा ये है आपका देखो ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल का क्षेत्र हो गया। देखो यहाँ लिखा है ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल का क्षेत्र हो गया। तो ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है ये सारा मैप बनाया गया है। यहीं पे मैंने बताया था ज्वालामुखी की क्रिया हुई थी, आगे बताऊंगा भी, ठीक है। इसके अलावा लाल और पीली मृदा, तो लाल पीली मृदा का आप देखेंगे क्षेत्र तो पूरा ये पूरा क्षेत्र है लाल पीली मृदा का।
जो छोटानागपुर का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारायण, फिर यहाँ कर्नाटक का पठार, ये सब देखो यहाँ पूरा सब लाल मृदा का क्षेत्र है। फिर इसके बाद लेटराइट मृदा कहाँ है, तो लेटराइट मृदा आपका नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में है। और ये जो है कहाँ है, तो ये आपका देखो जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये वहाँ पर है। ठीक है, तो हर मृदा कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनी है हम एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे। ये पूरा मैप का एनसीईआरटी क्लास 11 के एनसीईआरटी से मैंने वहाँ से कॉपी किया, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि मैप, क्योंकि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ये मैप जानना बहुत जरूरी है कि मृदा के बारे में। ठीक है, जिससे आप कोई डाउट आपको ना रहे। ठीक है, तो ये मैप बना दिया है इसीलिए। अब हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो है कि हम उत्पत्ति की बात करेंगे जलोढ़ मृदा की, इसके बाद में इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे और इसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मैप समझ लेते हैं, जलोढ़ मृदा का मैप में पहले समझ लेते हैं चीज़ें क्या है कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझना कि जो जलोढ़ मृदा होती है ये हमेशा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से बनती है। ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से ये मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मृदा दो प्रकार की मुख्य रूप से पाई जाती है, एक है बांगर जलोढ़ और एक है खादर जलोढ़। तो बांगर जलोढ़ क्या होता है और खादर जलोढ़ क्या होता है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, बांगर जलोढ़ क्या है और खादर जलोढ़ क्या है, ये कैसे बनती है, हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो बांगर जो जलोढ़ है ये उन क्षेत्रों में बनती है, देखो यहाँ पे मैं बना हुआ है, ये उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, उसे हम लोग बांगर मृदा बोलते हैं। खादर मृदा उसे बोला जाता है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, तो हम उसको खादर जलोढ़ मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा अगर कोई है तो कौन सी मृदा है, तो वह है खादर है। ठीक है, और खादर मृदा इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहाँ, महानदी के डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा, तो इन सब क्षेत्रों में भी जो मृदा पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, डेल्टाई क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है क्योंकि यहाँ भी बाढ़ आती है और मिट्टी और साथ जमा करती है नदियाँ। ठीक है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा समझना है, जो हमें दो और मैदान को समझना है आज यहाँ पे हमें। एक लिखा है यहाँ भाभर का मैदान और एक यहाँ लिखा है तराई का मैदान। देखो ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय से जैसे हिमालय खत्म होता है वैसे ही एक पतली सी पट्टी जो है, देखो यहाँ पे ब्लैक कलर की दिख रही होगी, वो है भाभर का मैदान। ठीक है, भाभर का मैदान क्या होता है अभी समझाता हूँ। और भाभर के मैदान के बाद दूसरी जो पट्टी है वो है तराई का मैदान। ठीक है, तो ये देखो तराई का जो रेड कलर से दिख रहा है, तराई का मैदान जो पंजाब से लेकर के आसाम तक फैली हुई है, तराई का मैदान। तो पहले भाभर का मैदान पड़ता है फिर तराई का मैदान पड़ता है। अब इसको समझना कैसे है, अब यहाँ इस मैप को से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नॉर्थ हो गया, शिवालिक पर्वत सबसे लास्ट में कौन सा पर्वत है, बाह्य पर्वत शिवालिक है, और ये दक्षिण दिशा हो गई। अब गौर करना, जब नदियां उतरती हैं शिवालिक से तो अपने साथ, मैंने बताया था ना कि जब नदियां उतरती हैं बहुत सारे अवसाद लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थर टुकड़ों को लेके चलती हैं, तोड़ते हुए चलती हैं, और वो पत्थर के टुकड़ों को ला करके वो जैसे ही जहां पर्वत खत्म होता है वहीं पे लाके क्या करती हैं, जमा कर देती हैं। देखो यहाँ जमा हो गया पूरा, अब ये जमा हो गया जब पूरा, देखो यहाँ जमा हो गया, अब ये नदियां जब ये पत्थर जमा हो गया और बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो नदियां यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। देखो नदियां यहाँ पे लुप्त हो जाती, नदियां यहाँ दिखाई नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर सब हैं। तो उन पत्थरों के बीच से नीचे नदियां बहती हुई आगे बढ़ती हैं। तो भाभर के मैदान बिल्कुल सटा हुआ है किससे, शिवालिक से सटा हुआ है, जिसकी पट्टी मैंने यहाँ आपको दिखाई है। देखो काली पट्टी वहां पे दिख रही है पूरी, ये काली पट्टी का क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पे नदियां क्या होती हैं, लुप्त हो जाती हैं। और ये कृषि का क्षेत्र नहीं होता है, जो भाभर का मैदान है ये कृषि का क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। आज आप लोग मोबाइल पे नेट पे सर्च करना भाभर का मैदान, तो आपको देखोगा बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे। आप लोगों ने देखा होगा गाँव में एक महादेव होते हैं पत्थर के, उनके पूजा वूजा की जाती है, तो ये वही पत्थर हैं जो भाभर के मैदान से लाए गए होंगे। कभी कोई वहां गया होगा घूमने उमने, वो पत्थर ले आया और उसको महादेव बना दिया। तो ये भाभर के मैदान में यही, जब अब गौर करना, यही जब पत्थर, मतलब इतना बड़ा पत्थर था यहाँ पे शिवालिक में, जब नदियां उसको लेके आने लगी तो वो नदियों, अब वो क्या हुआ, गोला 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 होते 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 जब वो नीचे पहुंचा वो चट्टान, वो पत्थर, तो उसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। और कई पत्थर जब आपस में टकराते रहे तो उसमें
चूर बनता गया और वो महीन होते चले गए, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बालू बोलते हैं, जो घर बनाई जाती है। तो वो हो गया आपका खादर मृदा हो गई। और इसके बाद जो दूसरा, अब नदियां यहाँ लुप्त हो गई और नदियां पुनः कहाँ निकलेंगी, जहां पर पत्थर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ नदियां निकली, जहां नदियां निकल रही हैं उस मैदान को बोलते हैं तराई का मैदान। ठीक है, तराई क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा दलदल होता है, क्योंकि नदियां यहाँ निकलती हैं। तो नदियां यहाँ जब निकलती हैं, दोबारा जब निकलती हैं इस भाभर के मैदान से, तो यहाँ पर पानी का जमाव ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं तराई का मैदान। ठीक है, तो देखो तराई का मैदान की पट्टी भी आपको यहाँ दिख रही होगी। सबसे पहले भाभर की पट्टी, फिर तराई की पट्टी, और फिर इसके बाद में आपका खादर मृदा, इधर बांगर मृदा। ठीक है, तो तराई के क्षेत्र में जो कृषि होती है वो किसकी होती है, तो चावल की और गन्ने की खेती यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर बात करते हैं मृदाओं की, वो बात करें तो सबसे पहले एक एक मृदाओं की हम विशेषताओं की बात करेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ, जलोढ़ मृदा का निर्माण, और कैसे इसको हम जानते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है, इस मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली मुख्य रूप से 3 बड़ी नदियों सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा काप मिट्टी लाए जाने और उत्तरी मैदान में जमा किए जाने से हुआ है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण अगर कभी आ जाए तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, तो नदियों द्वारा जो चट्टानों को काट करके जो उनके अवसाद को लेकर के आई हैं, तो अवसाद जो लाया गया उन्हीं को बोलते हैं काप मृदा बोला जाता है। तो उन्हीं मृदाओं को ला करके उसने क्या किया, जमा कर दिया। ठीक है, जब जमा कर दिया तो उसी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़, जो है जलोढ़ मृदा, या इसी को हम लोग अभी बोले थे काप मृदा, या इसी को बोलते हैं दोमट मृदा। ठीक है, तो मैदान में ला करके उन्होंने जमा कर दिया। यह एक अपक्षेत्रीय मिट्टी है, जो मिट्टी दूर प्रदेश से बहाकर लाई गई महीन चट्टानी कणों से बनी है, जैसे जलोढ़ और लोएस मिट्टी। ठीक है, अब गौर करना ध्यान से, नदियां ना होती तो ऊपरी क्षेत्र से चट्टा मिट्टी नहीं आ पाती। ठीक है, जलोढ़ मृदा, तो उसे कहते हैं अक्षेत्रीय मृदा कहते हैं कि वो मिट्टी किसी और क्षेत्र से ला करके यहाँ जमा की गई। तो नदियां लेकर के आई हैं, ला करके गंगा के मैदान में जमा कर दिया, तो इसी को बोलते हैं अक्षेत्रीय मिट्टी बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है लोएस मिट्टी जो होती है ये भी कैसे बनती है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेस है, ध्यान से समझना सब लोग, ये 2 प्लेस है, यहाँ पे कोई मिट्टी का जमाव है, बहुत सारी मिट्टी यहाँ पे है। जब हवाएं चलती हैं तो ये मिट्टी यहाँ से क्या करती हैं, उड़ा लेती हैं। अब मिट्टी यहाँ से उड़ करके और महीन कणों के रूप में क्या हो गया, दूसरी जगह पे आके जमा हो गई। तो दूसरी जगह जो मिट्टी आके जमा हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं लोएस मृदा। ठीक है, इसको हम लोएस मृदा बोलते हैं। फिर से बता देता हूँ, 2 चट्टान है, 2 जमीन है, यहाँ मिट्टी ज्यादा है, हवाएं जब मिट्टी को उड़ाती हैं, उड़ा के ला के दूसरे स्थान पर जमा कर देती हैं, और वहां जो मिट्टी का जमाव हो जाता है, जो मैदान निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं लोएस मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। और जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन करता है, तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कौन करता है, नदियां करती हैं, जल करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान चट्टानों को, मिट्टी को बहा के लाते हैं और ये दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, एक चीज बता देते हैं, यह मृदा भारत की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि कणों के आकार और आयु के आधार पर इस मिट्टी को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी मैंने बताया, एक खादर मृदा और एक बांगर मृदा। खादर मृदा, खादर जो जलोढ़ है इसको हम नवीन जलोढ़ बोलते हैं। बांगर जो मृदा है इसको हम प्राचीन जलोढ़ बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो बहुत अच्छा से लिख दिया गया है कि यह प्रतिवर्ष जमा होने वाली नदियों के अधिक नजदीकी मिट्टियां हैं तथा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है, तो मिट्टी है खादर। ठीक है, खादर ही मृदा है जो भारत की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद बांगर मृदा, यह पहले जमा की गई मिट्टी है जो खादर से कम उपजाऊ होती है। ठीक है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में, जो दिल्ली, इन क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो बांगर मृदा होती है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी पाई जाती है तो ये बांगर मृदा होती है। तो बांगर मृदा कम उपजाऊ होती है और खादर ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, तो जो याद रखना बहुत सिंपल है, जहां पे बाढ़ आती है वो खादर
जहां बाढ़ नहीं आती है वो बांगर मृदा वहीं बनती है। ठीक है, अब गौर करना, देखो मैंने यहाँ मैप जो बनाया है आपको समझाने के लिए बनाया है। देखो यहाँ देखो, ये बना ही नहीं बना है मैप। देखो ये वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा क्षेत्र है, बांगर मृदा का, और ये वाला जहां बाढ़ आती है कौन सा क्षेत्र हो गया, खादर मृदा का। तो ये इसे समझाया गया जिससे आपकी समझ में पूरी बात आ जाए। ठीक है, अब गौर करना, अब देखो मैंने अभी बताया था कि चट्टान से ही पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, कौन कौन से खनिज नहीं पाए जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना कि इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये कि जलोढ़ मृदा में पोटास अधिक पाया जाता है, फास्फोरस अधिक पाया जाता है, चूना पत्थर अधिक पाया जाता है। ठीक है, और किसकी कमी होती है, तो इसमें नाइट्रोजन तत्व और जैविक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ यूरिया डाली जाती है खेतों में। ठीक है, तो यूरिया जो डाली जाती है उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि यूरिया जो है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी मृदा है, बहुत ध्यान समझना कि हमारे यहाँ जितनी भी मृदा है उसमें एक तत्व की कमी वो है कौन सी, नाइट्रोजन की। केवल पर्वतीय ऐसी मृदा है जहाँ नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज्यादा है, पत्तियां ज्यादा गिरती हैं, तो सड़ती गिरती हैं, तो उस वहाँ नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। बाकी भारत में जितनी भी मृदाएं हैं किसी मृदा में नाइट्रोजन ज्यादा नहीं पाया जाता है। शुष्क प्रदेशों में, शुष्क प्रदेश वो होता है जहाँ कम वर्षा होती है, जैसे राजस्थान। शुष्क प्रदेशों में इसमें क्षारीय अंश अधिक पाया जाता है। क्षारीय मतलब होता है वहाँ पे अम्ल अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी चर्चा आगे, क्षारीय हम क्या होता है बताएंगे उसको आगे। ठीक है, तो इन प्रदेशों में क्षारीय मृदा का अंश अधिक पाया जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्र की, बात कर लेते हैं क्षेत्र और वितरण। यह मृदा कहाँ पाई जाती है, तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल इस मिट्टी के अंतर्गत आता है। याद रखना, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना कि भारत में 40% क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है। कितने परसेंट एरिया में, 40% क्षेत्र में। ठीक है, और यह मिट्टी की गहराई गंगा के मैदान में कितनी है, तो 2000 मीटर। 2000 मीटर जो है कि गहराई कहां पर है, गंगा के मैदान में, किसकी, जलोढ़ मृदा की। ये 2 पॉइंट कहीं नोट कर लेना। ठीक है, आप देखो इसका विस्तार उत्तर के विशाल मैदान बताया था, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान में भी पाई जाती है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। पूर्वी तटीय मैदान में ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में एक सकरी पट्टी, वही जो अलावा ने बताया था, राजस्थान के मैदान में बांगर मृदा। इसके अलावा नदियों की घाटियों और डेल्टाई भागों में यह मृदा पाई जाती है, जिसकी मैंने चर्चा किया और मैंने यहाँ पे मैप बना के आपको दिखा दिया। देखो यहाँ पे डेल्टाई भागों में पाई जाती है। कैसे, जैसे महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, तो इन सब क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो और जलोढ़ मृदा में खेती किसकी किसकी होती है, ये कहीं नोट कर लेना। तो जलोढ़ मृदा में सबसे अच्छी खेती होती है उसकी गेहूं की, गन्ना की, चावल की। ठीक है, इसके अलावा आलू की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है आपका ये सोयाबीन की खेती जो है तो काली मृदा में होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और फसलों की बात करें तो और फसलों में जैसे आपका हो गया मूंग हो गया, ठीक है, जैसे मटर हो गया, ठीक है, अरहर हो गया, तो इन सब की खेती भी इन क्षेत्रों में की जाती है। इसके अलावा जूट हो गया, जूट की खेती भी इस क्षेत्र में ज्यादा की जाती है। ठीक है, खास करके किस वाले मृदा में, जो खादर मृदा है उसमें की जाती है। ठीक है, तो यह कोई डाउट मत रखना यहाँ पे। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, जलोढ़ मृदा बताया था, अब दूसरी मृदा कौन सी है, तो दूसरी मृदा है काली मृदा। मैंने पहले बताया था काली मृदा में क्या पाया जाता है, तो काली मृदा में जो है ये कई नामों से जाना जाता है। तो काली मृदा को बोलते हैं लावा मृदा, इसको बेसाल्ट मृदा, इसको जो है लावा मृदा, ठीक है, इसको जो है कपासी मृदा, और इसको जो है रेगुर मृदा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये मैप तीसरी बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 2 बार पहले समझा चुका हूँ कि दरारी ज्वालामुखी जो होता है उसी के द्वारा इस मृदा का निर्माण हुआ है। मैग्मा, धरातल के नीचे से मैग्मा निकला, और मैग्मा जब ऊपर आया तो वो चूंकि चिपचिपा होता है और बिल्कुल गाढ़ा होता है। आप लोग आज नेट पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च करना लावा निकलते हुए लावा का एक बार सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा वीडियो वहां दिखेगा, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है, देखिएगा बिल्कुल चिपचिपा होता है और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसको आप लोग वहां देखिएगा, आपको मिल जाएगा।
तो लावा जो ऊपर आया और वही लावा ऊपर फैल गया जो है, और उससे लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट बना, और बेसाल्ट के ठंडा होने से काली मृदा का निर्माण हो गया। ठीक है, और मैग्मा ठंडा होने से क्या बना, ग्रेनाइट बना। इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। और यह है काली मृदा का क्षेत्र। ठीक है, काली मृदा का क्षेत्र यह है, ये पूरा इसी क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया हुई और इसी क्षेत्र में लावा जो है फैल गया, और यहाँ भी हुआ तो लावा फैल गया और इसी क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये पूरा मैंने इसलिए मैं बनाया समझाने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक एक इसकी विशेषताओं की करके बात करते हैं। तो जो काली मृदा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया गया है। पहले देखो उत्पत्ति बताया गया है, आप भी ऐसे ही पढ़ना, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। उत्पत्ति पहले, फिर विशेषताएं, फिर उसकी वितरण, 3 पॉइंट में हमें समझना है। तो देखो लिखा है उत्पत्ति, ये मिट्टियां ज्वालामुखी के दरारी विस्फोट हुआ है ना, दरारी विस्फोट मतलब दरारों से लावा निकला है मैग्मा के रूप में, तो यहाँ पे विस्फोट नहीं होता है। ठीक है, तो दरारी विस्फोट से निकले लावा के जम जाने से बनती हैं। ठीक है, वही बताया मैंने। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा पदार्थों के विखंडन से होता है। विखंडन मतलब क्या हो गया, अपक्षय से होता है, टूटने से होता है। तो ये बेसाल्ट चट्टान जो होती है, मुलायम चट्टान होती है, तो टूट जाती है, तो उसी से जो है इसका निर्माण हो जाता है। ये चिकनी लावा प्रधान और उपजाऊ मिट्टी है। ये चिकनी मिट्टी मानी जाती है। ये मिट्टी अगर सूख जाए तो जैसे लगेगा दरार पड़ जाएगी। आज काली मृदा को भी नेट पे सर्च करना और उसके इमेज को देखना, तो देखोगे बहुत सारी खेतों में दरारें पड़ी हुई दिखाई देंगी वहां पे। तो ये मृदा अगर सूख जाती है तो दरार पड़ जाती है। मैं आपसे बार बार नेट का यूज करने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन तैयारी भी, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और नेट का खूब यूज करें। नेट का यूज करो अपने पढ़ाई में। ठीक है ना, कोई चीज समझ में आए उसको इमेज देखो बार बार। जब इमेज बार बार देखोगे तो दिमाग में वो बैठता चला जाएगा। तो चिकनी मिट्टी हो गया। अब चिकनी मिट्टी ये है कैसे, तो ये मिट्टी अगर भीग जाती है तो बिल्कुल बिल्कुल वो हो जाती है, जैसे नहीं कहते हैं उसको आटा जैसे होता है, आटा जैसे बिल्कुल आटा हम सानते हैं तो वो नहीं हो जाता बिल्कुल, जिधर चाहे उधर हम मोड़ देते हैं उसको। ठीक है, आटे को, तो वैसे ही एकदम बिल्कुल चिपचिपी मिट्टी हो जाती है। लेकिन जब सूख जाती है तो ये फट जाती है। ठीक है, तो ये इसका विशेषता है। ठीक है, इसका रंग जो है गहरा काला और कणों की बनावट घनी और महीन होती है। इसमें कण, जो मिट्टी कण होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और इसके गहरा काला होता है बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा इस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। अगर इस मिट्टी में जितना भी पानी डालोगे उस सब पानी को सोखती हुई चली जाती है। ठीक है ना, तो जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में है, काली मृदा में है। चिकनी होने के कारण जल के सूख जाने से इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, जल के जब चिकनी होने के कारण जल के सूख जाती है, जब जैसे सूखेगी वैसे इसमें दरारें पड़ जाती है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की। इसको नेट पे सर्च करना एक बार तो आपको दरार दिखा हुआ मिट्टी दिखाई देगी। ठीक है, इसमें चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन से खनिज, इसका मतलब है कि ये सारे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, लावा और मैग्मा बेसाल्ट चट्टानों में। तो उनके टूटने से सब मिट्टी में आके मिल गया। कौन कौन से, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लोहा। ठीक है, लोहा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये सब उसी मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, जीवाश्म वही ह्यूमस और नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। इतनी चीजों की अधिकता पाई जाती है तो इतने चीजों की कमी पाई जाती है। किसमें, फास्फोरस, पोटास अधिकता। इसीलिए सरकार जो है नाइट्रोजन युक्त यूरिया सब्सिडी पे देती है, और डाई जो खाद होती है फास्फोरस वाली वो भी देखो वो भी सब्सिडी पे देती है। क्यों, क्योंकि हमारे मृदाओं में इसमें इस चीज की कमी पाई जाती है, इसीलिए जो है ये सब काम किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है, अगला है पठारी ढालों पर यह कम उपजाऊ होती है, वहां इसमें गेहूं, कपास, गन्ना, केला, ज्वार, चावल, तंबाकू, अरंडी, ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन। अरंडी जो है एक तरह की तेल होता है, जिसे इससे फसल होती तेल निकाला जाता है। ठीक है, फल, सब्जियां आदि पैदा किए जाते हैं। यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। यह एक क्षेत्रीय मिट्टी हो गया। क्षेत्रीय क्यों हो गया, क्योंकि वहीं पाई जाती है। और अक्षेत्रीय मिट्टी जो दूसरे स्थान से आती है, जैसे जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके अलावा यह काली कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, जो मैंने भी चर्चा किया था। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विख्यात है। तो कपास खेती ज्यादा होती है, आपको पता भी होगा कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में कपास बहुत ज्यादा होता है, वहाँ सूती कपड़ा की मिलें हैं। ठीक है ना, तो ये उन्हीं की चर्चा की गई है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह मिट्टी जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो अगर हम कहाँ कहाँ पाई जाती है अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा अगर मैं करूं तो याद रखना, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना इस चीज़ को, काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में लिख लेना, कहीं गुजरात के सौराष्ट्र में क्षेत्र में पाई जाती है, काठियावाड़ में, ठीक है। इसके अलावा मालवा के पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार में। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र के पठार में पाई जाती है, मालवा के पठार, महाराष्ट्र के पठार में पाई जाती है, और उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, उत्तरी कर्नाटक। फिर से बोल देता हूं मैं, गुजरात के काठियावाड़, एमपी के मालवा का पठार, महाराष्ट्र का पठार और कर्नाटक के ऊपरी पठार क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। कैसे मृदा बनी है मैंने चर्चा उसकी कर दिया है कि जिससे कोई डाउट आपको ना रहे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा की। तो लाल पीली मृदा की अगर हम बात करें तो इसकी जो है अगर हम बात करें तो देखो इसकी विशेषता सब चर्चा करेंगे, लेकिन लाल पीले मृदा का क्षेत्र देख लो कि लाल पीला मृदा किन क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो पूरा पठारी वाला क्षेत्र ही है जहाँ पे ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। लाल और पीली क्यों कहते हैं इसको, तो पहले समझ लेना फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। लाल पीली मृदा क्यों कहते हैं इसको, ये मृदा अगर सूखी हो, अगर ये मृदा सूखी हुई है तो रेड दिखती है, लेकिन जैसे ही भीग जाती है, इसमें पानी पड़ता है तो इसका रंग बदल जाता है और ये हो जाती है पीले कलर की हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाल और पीली मृदा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब गौर करना आगे, लाल और पीली मृदा की अगर हम विशेषताओं की चर्चा करें, विशेषताओं की अगर हम चर्चा करें लाल पीली मृदा की, तो लाल पीली मृदा एक इसलिए साथ साथ रखा गया है कि सूखने पे लाल और गीला होने पे पीले कलर की दिखती है ये। अब उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, तो यह मिट्टियां अपक्षय के प्रभाव से ग्रेनाइट, आग्नेय और नीस रूपांतरित चट्टान का मतलब होता है कायांतरित चट्टानें। तो ग्रेनाइट अगर ज्यादा तापमान होता है तो जब किससे बदल जाता है, नीस में बदल जाता है, ठीक है। आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के टूट और फूट के कारण बनती हैं। कौन सी मृदा, लाल और पीली मृदा। लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इसमें लोहे के खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें लोहे के ऑक्साइड अधिक पाए जाते हैं, जिस कारण से यह मृदा कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाल मृदा जो पाई जाती है वो किस कारण से पाई जाती है, तो इसी कारण से पाई जाती है क्योंकि इसमें लोहे के ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण ही इस मृदा को क्या बोलते हैं, लाल मृदा बोलते हैं। जल योजित मतलब वही भीगने पर जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है। जब ये सूख जाती है तो लाल, और जल योजित मतलब हो गया जब भीग जाती है तो ये पीले रंग की दिखाई पड़ती है। इसमें मूल चट्टान से चॉकलेटी रंग के खनिज तत्व जैसे फेल्सपार, आविलीन, ठीक है, महीन कण पाए जाते हैं। इसी कारण इसका रंग पीला दिखाई देता है। ये अभी जो अलिवीन जो दिख रहा है, या अलिवीन जो है एक तरह का खनिज होता है, ठीक है, ये जो मिट्टियों में पाया जाता है, तो वही उसी चर्चा किया गया। तो इसी कारण इसका रंग कैसे दिखता है, पीला दिखाई देता है भीग जाने पर, ठीक है। इसके बाद में विशेषताएं क्या है इस मिट्टी की, तो ये अनेक प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण इसमें गहराई, कणों की संरचना और उर्वरा शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग भिन्नता पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। यह मिट्टी अत्यंत रंध्र युक्त होती है। रंध्र युक्त मतलब होता है इसमें सुराग बहुत ज्यादा होता है मिट्टियों में, जिससे पानी सोख लेता है, ठीक है। अतः सूक्ष्म और ऊंचे मैदानों में या उपजाऊ में नहीं होती हैं, ठीक है। अगर कहीं ऊंचा क्षेत्र है और ऊंचे मैदान है या सूक्ष्म क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पे मतलब कि बारिश कम होती है, तो ये मिट्टी वहां उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो यहाँ लिखा है देखो, लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है और चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये तीनों चीजें इसमें ज्यादा पाई जाती हैं। और कमी किसकी है, देखो फिर वही आ गया, कमी किसकी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस के अंश कम पाए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए यूरिया खाद डाली जाती है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की कमी इस मिट्टी में अधिक पाई जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है। या अत्यंत बारीक और गहरी होने पर ही उपजाऊ होती है। जब मिट्टी अधिक बारीक हो जाए, इसके कण बहुत छोटे हो जाएं, तभी ये मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, नहीं तो उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है। और इस मिट्टी में जो है कपास की खेती, गेहूं की खेती,
ठीक है। इसके अलावा धान की खेती, अलसी, अलसी तेल पता ही होगा, अलसी खेती, आलू, आलू की खेती, मोटे अनाजों की खेती की जाती है इसमें, ठीक है। तो ये भारत का जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, साउथ इंडिया तक, ठीक है। क्षेत्र क्या है इसका, देखो यहाँ क्षेत्र लिखा हुआ है। यह मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। यह मिट्टी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश वही छोटा नागपुर, वही बुंदेलखंड का पठार जो है, ठीक है, वही दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। अन्य जगहों में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान की छोटे छोटे भागों में यह मिट्टी पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक मिट्टी का जो जमाव है प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र मैंने दिखाया वही है इसका क्षेत्र, ठीक है। तो ये मिट्टी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो अब याद रखना कि इसके अलावा जो अगली क्लास होगी उसी के आगे नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो जैसे आगे आगे ये 8 प्रकार पहले मैं बताऊंगा, और साथ में विश्व की मृदा को भी पहले इसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो भारत और विश्व की मृदा को एक साथ खत्म कर देंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है ना। ये अगली, इसके बाद में अगली मृदा जो आएगी वो लेटराइट मृदा होगी, जिसकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करेंगे, जिससे कोई डाउट ना रहे वहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेटराइट मृदा से शुरू करेंगे, लेटराइट मृदा कैसे बनती है, ठीक है, और जितनी भी मृदाएं छूटी हुई हैं वो सब उसकी मृदा को हम क्लास में पहले पूरा करेंगे, और साथ में विश्व की मृदा को हम भी यहाँ पे बता देंगे, ठीक है, कि विश्व की मृदाएं कैसे है बनती हैं, विश्व में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है और वहाँ उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो एक साथ जब दोनों हम मृदाओं का एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे हम जो चर्चा करेंगे उसमें जो है, अभी हमारे पास समय है तो एक मिट्टी की चर्चा मैं कर देता हूँ, वो है लेटराइट मृदा की, ठीक है। लेटराइट मृदा की चर्चा कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में जो मृदा बचेगी उसको कर दूंगा, ठीक है। पहले लेटराइट मृदा को समझ लेना है क्या। ये लेटराइट मृदा का क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, देखो जो पश्चिमी घाट है, यह है पश्चिमी घाट, और यह है लक्षद्वीप, यह है अंडमान निकोबार, और यह है भारत का नॉर्थ ईस्ट। तो इसी 4 क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है। कहाँ कहाँ, लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी तटीय मैदान, अंडमान, और यहाँ पे क्यों पाई जाती है। तो याद रखना, जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है, जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहीं पे ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। ये मृदा कैसे पाई जाती है, ध्यान से समझना। तो जहां अधिक बारिश होती है, जब बारिश अधिक होती है तो बारिश होने से मिट्टी, बहुत तेज जब बारिश होगी तो मिट्टी का ऊपरी परत को पानी क्या करता है, काट देता है। कभी आप गांव में देखा होगा, वर्षा जब होती है तो पानी जब बहुत तेज गिरता होगा, देखा होगा आपके घर के जो बाहर जो मिट्टी उट्टी जमा होती है, देखो मिट्टी सब कट जाती है और वहाँ छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो इस जो पानी वर्षा मिट्टी कट गई, इस प्रक्रिया को बोलते हैं निच्छालन प्रक्रिया, ठीक है। मिट्टी की ऊपरी परत बह गई, अब कंकड़ पत्थर बच गया, तो इसी को, इस पूरी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निच्छालन की प्रक्रिया। और निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा ही जरूर ये लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। तो याद रखना, बहुत सिंपल है, जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है वहीं पर ऐसे मृदा का निर्माण होता है। कहाँ कहाँ, तो पश्चिमी तटीय मैदान, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, इसी कारण से यह मृदा वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कहीं इसमें कोई डाउट ना रहे, जिससे आपको कोई आप भूलें, ठीक है। और इसके अलावा अब हम विशेषताओं चर्चा कर लेते हैं। तो यह मिट्टी कैसे बनती है, तो यहाँ पे देखो लिया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो यह मिट्टियाँ, देखो इन मिट्टियों का निर्माण शुष्क और कम कर्मिक मौसम वाले क्षेत्रों में होता है, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से वार्षिक अधिक होती है। देखो मैंने अभी बताया, जो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। ये मिट्टियां चट्टानों को टूट फूट और रासायनिक क्रिया से बनती हैं, टूट फूट रासायनिक क्रिया से बनती हैं। अधिक वर्षा के कारण लेटराइट चट्टानों का अपक्षालन, वही निच्छालन को अपक्षालन बोलते हैं, अपक्षालन होता है, जिसके फलस्वरूप बालू और चूने के अंश रिसकर नीचे चले जाते हैं और मृदा के रूप में लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। वही छोटे छोटे कणों में लोहा एल्यूमिनियम बच गए, अब बड़े बड़े यहाँ कण पाए जाएंगे, इसीलिए ये मिट्टी अनुपजाऊ ज्यादा मानी जाती है। यहाँ पे पेड़ नुमा खेती ज्यादा होती है, इससे रबड़ उबड़ खेती ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ और वो अनुपजाऊ मिट्टी कम होती है, क्योंकि इसमें लोहे और एल्यूमिनियम के अंश ज्यादा पाए जाते हैं। विशेषता क्या है, ये मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं,
पहाड़ों पर पाई जाने वाली मिट्टी शुष्क और कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इनकी जल धारण क्षमता कम होती है, क्योंकि ऊपरी भाग में होती है, चट्टानें बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े बड़े रोड़े होते हैं उसमें, तो ये कम उपजाऊ पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इन मिट्टियों पर पाई जाने वाली निम्न भूमियों पर, जो नीचे पहाड़ के नीचे निम्न भूमियों पर पाई जाने वाली जो मिट्टी होती हैं के साथ नम, चिकनी और दोमट मिट्टी भी मिल जाती है, जिससे जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है और वहाँ अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, जो मिट्टी पहाड़ों पे होती है वो कम उपजाऊ, जो नीचे होती है वो ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। देखो नाइट्रोजन हर जगह कमी दिख रही होगी, तो चूना पत्थर, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है, और साथ ही ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। यहाँ भी ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। अगर चूना नहीं होगा तो वो वहाँ पर एसिड ज़्यादा पाया जाएगा उस मृदा में। ठीक है, अम्ल ज़्यादा पाया जाएगा, और अम्लीय मृदा होने के कारण ही इसमें चाय की खेती अधिक होती है। अब एग्जाम अगर पूछते कि चाय की खेती किस मिट्टी में होती है, तो ये लेटराइट मृदा में होती है। ठीक है, और इस मृदा में एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता होती है। एल्यूमिनियम और लोहा अधिक पाया जाता है। यह मृदा अपक्षालन, लीचिंग प्रक्रिया द्वारा ही प्रभावित रहती है। फलस्वरूप इसमें चूने का अंश छन छन कर बह जाता है। ठीक है, इस मृदा पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में काजू की खेती ज्यादा होती है। मैंने बताया ना, यहाँ पर पेड़ नुमा खेती ज्यादा होती है, जिसके वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो पेड़ जिसपे जैसे काजू। महाराष्ट्र में की पश्चिमी घाट में की पहाड़ियों पर चाय खेती ज्यादा होती है। केरल और दक्षिणी कर्नाटक के तट पर कहवा, कॉफी खेती ज्यादा होती है, और टैफिकोआ विशेष प्रकार की घास इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा पे मुख्य रूप से मूंगफली, काजू, रबड़, चाय, कॉफी और मसालों की खेती की जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेड़ नुमा खेती होती है। जैसे यहाँ पे काजू का पेड़ होता है जो हर साल फल देता है, रबड़ का पेड़ होता है, कॉफी का पेड़ होता है जो 25-30 साल तक चलता है, चाय के पेड़ होते हैं जो 20-25 साल तक चलते हैं। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखो लिखा, यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी घाट पर, राजमहल की पहाड़ी के वहाँ पे झारखंड में थोड़ा सा पाई जाती है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार में जहाँ अधिक वर्षा कुछ मात्रा में वहाँ भी पाई जाती है, और ये महाराष्ट्र, देखो ये पूरा क्षेत्र पाई जाती है, और मेघालय पठार में, क्योंकि वहाँ भी वर्षा ज़्यादा होती है। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो केरल राज्य में है। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जो है लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, तो केरल में मालाबार क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मिट्टी बच गई है उसको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, और साथ में विश्व की मृदा को भी हम साथ में कर लेंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। तो मिट्टी भारत की भी पढ़ लेंगे और विश्व की भी पढ़ लेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, और जहाँ कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछना। ठीक है ना, तो आज क्लास यहीं तक करते हैं। ओके, थैंक यू।